चलिए अब शुरू करते हैं पैंक्रियाज। देखो पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड होता है। कंपोजिट ग्लैंड का मतलब है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा। ठीक है, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो पैंक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसकी बात अपन पहले ही कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये सिक्रेट होते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स हमारे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से। ये सेल्स हैं स्पेसिफिकली पैंक्रियाज में जो मिलते हैं, जिनका नाम दिया गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पर दो तरह के सेल मिलते हैं अपन को, एक होते हैं अल्फा सेल, एक होते हैं बीटा सेल। ए फॉर अल्फा सेल, ठीक है, वो सिक्रेट करते हैं ग्लूकागन, और बी फॉर बीटा सेल वो सिक्रेट करते हैं हमारे इंसुलिन। तो आप कैसे याद रखोगे इसको, ए और बी में पहले ए आता है, ऐसे ग्लूकागन और इंसुलिन में जी और आई में सबसे पहले ग्लूकागन जी आता है। ठीक है, तो अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं ग्लूकागन और बीटा सेल सिक्रेट करते हैं इंसुलिन। आप हमारे जो ग्लूकागन और इंसुलिन होते हैं दोनों ही हमारे पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी का यहाँ ये वाला पोर्शन देखेंगे। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, खाने से हमको ग्लूकोज मिलता है। ये ग्लूकोज पहुंचता है इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए हमारे ब्लड में। ठीक है, और ये ब्लड जो होता है, ब्लड से जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे सेल के पास। सेल क्या करता है, इस ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करता है। मतलब अल्टीमेटली जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से ग्लूकोज आता है हमारे ब्लड में, और ब्लड से अल्टीमेटली चला जाता है सेल्स के पास। ठीक है, तो जो हमारा इंसुलिन होता है, अब देखिए जो ग्लूकोज है जब हमारे ब्लड के पास आ जाता है तो इंसुलिन क्या करवाता है, इंसुलिन इस ब्लड से ग्लूकोज को कम करवाएगा। ठीक है, तो अगर इस ब्लड से ग्लूकोज को कम करवाना तो अल्टीमेटली ग्लूकोज को हमको भेजना कहाँ पड़ेगा, सेल के पास। सेल जो होगा उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, उसकी ग्लाइकोलिसिस करेगा, उसको तोड़ेगा, उससे एनर्जी ऑब्टेन करेगा। तो इंसुलिन जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। एक बात मैं आपको बता दूं, बॉडी का इकलौता हार्मोन है इंसुलिन जो कि ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। बाकी सारे हार्मोन्स जो भी हैं वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। इसीलिए इंसुलिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है उनको डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, और जब उनकी बॉडी नहीं बनाने लगती, इंसुलिन उनके पास नहीं होता, तो उनको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि बॉडी का इकलौता ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है, ये हमारा इंसुलिन जो होगा ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा। अब ये ग्लूकोज जाएगा कहाँ पर, सेल के अंदर जाएगा, सेल उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। इसलिए हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन सिक्रेट होता है, ताकि जो खाना हमने खाया है उससे जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आया है उसको सेल हमारे यूटिलाइज कर सकें। अब देखो, अगर इंसुलिन का काम ही है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, मतलब ये किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, तो ये ग्लूकोज जो होगा जितना हमारे सेल यूटिलाइज कर पाएंगे उतना ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारा होगा उसका क्या करवा दिया जाएगा, उसका बना दिया जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर हो जाएगा। इसलिए इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजीनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन के टूटने को कम करता है। मतलब इंसुलिन ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करता है जबकि उसके टूटने को कम करता है। ठीक है, ये ग्लूकोज जब हमारे पास एक्स्ट्रा होता है तो वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब हमारे पास बॉडी में कभी ग्लूकोज की कमी होने लगती है तो हम ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस से ग्लूकोज ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कभी मान लीजिए एक आध दिन हमने हम एक आध टाइम खाना नहीं खा पाए तो एकदम से हम मर नहीं जाएंगे। हमारी बॉडी में जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन हमने स्टोर कर रखा था वो टूट करके ग्लूकोज प्रोवाइड कर देगा हमको। ठीक है, ग्लूकागन जो होता है वो हमारे इंसुलिन का जस्ट अपोजिट काम करता है। मतलब इंसुलिन जो था वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा था, जबकि ग्लूकागन जो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। मतलब ग्लूकागन जो होगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला काम करेगा, जबकि ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन जो होगा वो कम कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ये देखिए, जो हमारा ग्लूकागन होता है, ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। ये जाएगा हमारे लीवर सेल्स पे काम करेगा, और लीवर सेल पे क्या करवाएगा, हमारे ग्लाइकोजीनोलाइसिस करवाएगा, जो अभी अपन ने देखा था कि ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा। इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड शुगर को बढ़ाता है, इसलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा चूँकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इसको बढ़ाना है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। ये किसी भी तरीके से ग्लूकोज नियो मतलब नया और जेनेसिस मतलब बनाना, तो ये ग्लूकोज बनवाएगा नए नए तरीके से। कैसे नए नए तरीके से बनवाएगा, ग्लूकोज को ये क्या करेगा, लिपिड्स को तोड़ करके ग्लूकोज बनाएगा और प्रोटीन्स को तोड़ करके भी ग्लूकोज बनवाएगा। अल्टीमेटली हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है क्योंकि ये सेल के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को कम करवाता है और बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन जो है वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, वो जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। इंसुलिन भी जाकर के हमारे हेपेटोसाइट्स पे एक्ट करेगा, लेकिन इंसुलिन हमारे हेपेटोसाइट्स पर एक्ट करने के अलावा एडिपोसाइट्स मतलब हमारे एडिपोज टिश्यू फैट सेल्स पर भी एक्ट करता है। करवाता क्या है, ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन सेल्स के अंदर बढ़वाता है।
ये लिवर सेल्स के अंदर और हमारे बॉडी के फैट सेल्स के अंदर और बाकी हर जगह पे भी, ठीक है, ग्लूकोज की एंट्री करवाएगा सेल के अंदर, इस तरह से ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा। चूँकि ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है इसलिए इसको अपन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। ये हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवाता है, इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है, ठीक है। और इस तरह से इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों मिलकर के हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो उससे हम हो जाएगा डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। दो डायबिटीज़ होते हैं, एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो मेलाइटस में निकलती है मीठी सुसु, ठीक है, यूरिन जो होती है इसमें मीठी निकलती है, यूरिन में ग्लूकोज निकलता है डायबिटीज़ मेलाइटस में। जिससे आप याद रख सकते हो डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो बिकॉज ऑफ ग्लूकोज होता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। जब ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किसी इंसान की बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, तो उसके यूरिन में भी ग्लूकोज निकलने लगेगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस। और अगर क्या हो जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक उसको डायबिटीज़ मेलाइटस रहता है तो उसके ब्लड में क्या हो जाएगा, जो फैट है वो टूटना शुरू हो जाएगा और फैट टूट करके उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। और फैट के टूटने से यहाँ पर हमको क्या मिल सकता है, फैट जो होता है फैटी एसिड के टूटने से हमको कीटोन बॉडीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसे इंसान को हमको इंसुलिन देना ही पड़ता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को इसलिए इंसुलिन देना पड़ता है क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन सेक्रेट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हमारे एडीएच की डेफिशिएंसी से होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से। उसमें यूरिन जो बनती है वो उसमें पानी ज़्यादा होता है, उसमें ग्लूकोज नहीं होता। अब देखिए टेस्टिस कहाँ पर रखी हुई होती है, हमारे एब्डोमेन जो होता है, हमारा पेट होता है, उसके बाहर स्क्रोटल से अलग से बना हुआ है जहाँ पर हमारे टेस्टिस रखी हुई होती हैं। टेस्टिस हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही, साथ में एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। ये क्या करवाती है, हमारे कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है। टेस्टिस के अंदर अपन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि जहाँ जो इसके अलावा जो बचे हुए सेल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, इसके अलावा स्ट्रोमल सेल्स मिलते हैं। स्ट्रोमा को अपन इंटरस्टिशियल टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और इन इंटरस्टिशियल जो सेल्स होते हैं इनको लेडीज सेल्स भी बोला जाता है। तो लेडीज सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, लेडीज सेल्स सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन मतलब क्या हो गया, हमारा टेस्टोस्टेरोन। कैसे याद रखोगे इसको, जैसे अपन कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोलते हैं ना, तो लेडीज़ क्या सिक्रेट कर रहा है, एंड मतलब एंड्रोजन, ठीक है। फिर ये जो होता है लेडीज सेल एंड्रोजन सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हमारी जो मेल के सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करवाता है और उसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर के आने में हेल्प करता है। तो एंड्रोजन क्या करवाएगा, हमारे मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं जैसे कि एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब जो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े हैं क्लास 12 में, ये उन सबको मैच्योर करवाता है। इसके अलावा क्या करवाएगा, लड़कों में मस्कुलर ग्रोथ करवाएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर देगा, फेशियल हेयर लेकर के आएगा, एक्सिलरी हेयर लेकर के आएगा, एग्रेसिवनेस लेकर के आएगा। टेस्टोस्टेरोन से इंसान एग्रेसिव हो जाता है। अगर किसी लड़के की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है तो लड़का जो होगा उसकी एग्रेसिवनेस बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा वो इंसान। लो पिच ऑफ वॉइस होती है, आवाज़ का जो भारीपन है वो भी टेस्टोस्टेरोन से आता है। इसके अलावा स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन करवाता है। और एंड्रोजन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो मतलब होता है सेक्स करने की इच्छा होना, वो भी कौन लेकर के आता है, टेस्टोस्टेरोन लेकर के आता है। अगर किसी इंसान के, किसी लड़के के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी तो उसका लिबिडो भी कम होगा, ठीक है। अगर किसी फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाए, किसी फीमेल को आप टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा दो तो उसका लिबिडो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल एंड फीमेल दोनों पर ही काम कर सकता है। फिर टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है मतलब प्रोटीन बनवाने में भी हेल्प करता है और ये कार्बोहाइड्रेट बनवाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। बनाता है, दोनों को तोड़ना कम करता है और बनाता ज़्यादा है। फिर बात करते हैं ओवरी की। ओवरी मिलती है फीमेल्स में, एब्डोमेन में रखी हुई होती हैं, ठीक है। फीमेल सेक्स, और ये ओवरी जो होती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये हर महीने एक नया ओवम बनाता है हमारा, जो हम पढ़ेंगे क्लास 12 में अच्छे से, ठीक है। ये ओवरी जो होती है ये हमारे स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट करती है। ये कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अब ये ईस्ट्रोजन का अलग फंक्शन होता है, प्रोजेस्टेरोन का अलग फंक्शन होता है। ओवरी जो होती है वो ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। अब ओवरी के अंदर अपन को ओवेरियन फॉलिकल मिलते हैं, ग्राइफिन फॉलिकल मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ हमको स्ट्रोमल टिश्यूज़ भी मिलते हैं, ठीक है। तो जो ईस्ट्रोजन होता है वो क्या करवाता है, वो हमारे ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करवाता है, ग्राइफिन फॉलिकल को, जिससे अल्टीमेटली बाद में सिक्रेट होता है कि हमारा ओवम निकल आता है। और जब ओवम निकलने के बाद जो ओवेरियन फॉलिकल होता है उससे बच जाता है हमारा कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। जब तक प्रेगनेंसी चलेगी तब तक कॉर्पस लुटियम जो होगा प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस लुटियम जो होता है वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले डिजनरेट हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा जैसे हमारे मेल में टेस्टोस्टेरोन जो था मेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करवा रहा था और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर के आ रहा था, उसी तरह से फीमेल में ईस्ट्रोजन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप करवाता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेकर के आता है, जैसे ओवरिन फॉलिकल को डेवलप करवाना, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर के आना, हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारे मेमोरी ग्लैंड को, ब्रेस्ट को डेवलप कौन करवा रहा था हमारा, उस समय हमारा डेवलप करवा रहा था प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, और यहाँ पर हमारे कौन डेवलप करवा रहा है, ईस्ट्रोजन फीमेल को, है ना। इसके अलावा ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है, इनके लिबिडो को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है मेमोरी ग्लैंड्स में भी जाकर के एक्ट करेगा और क्या करेगा, एल्वियोलाई में जाकर के मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पर जाएगा और मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है, और मिल्क सिक्रेशन में भी हेल्प करेगा। वैसे हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क फॉर्मेशन करवाता है और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन करवाता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन के लिए इन्होंने टर्म यूज़ किया है मिल्क सिक्रेशन करवाना, तो मिल्क सिक्रेशन के अंदर शायद फॉर्मेशन एंड इजेक्शन दोनों ही आ गया। अल्टीमेटली जो एनसीईआरटी ने कहा वो हमको मानना पड़ेगा। फिर इसके अलावा कुछ हमारे ऑर्गन्स और होते हैं जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे हमारा हार्ट है। हार्ट में जब ब्लड, हमको पता है हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए हार्ट पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ने लगे या हार्ट पे बहुत सारा ब्लड जो है लौट करके आने लगे, तो जो एट्रियल वॉल हमारी हार्ट की होगी वो एक हार्मोन सिक्रेट करेगी। हमारे हार्ट का जो ऑरिकल्स हैं, जब उन पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा ऑरिकल्स पे, तो एक हार्मोन सिक्रेट करेंगे जिसको अपन बोलते हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ANF बोला जाता है। और ये ANF क्या करवाता है, ये तभी सिक्रेट होता है जब हमारी हार्ट पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो, मतलब हमारी बॉडी का BP बहुत ज़्यादा हो, तो ANF क्या करेगा, BP को कम करवा देगा, क्योंकि ये ब्लड वेजल्स को डायलेट करवा देगा। और हमको पता है कि कोई भी जब भी ब्लड वेजल डायलेट होती है तो उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, BP उसका कम हो जाता है। फिर देखिए हमारे जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ के जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इसको अपन बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। और ये एरिथ्रोपोइटिन जो होते हैं वो हमारे RBC का फॉर्मेशन करवाते हैं, हमारे खून बनाने में हेल्प करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन पर क्वेश्चन आ चुका है कि अगर किसी इंसान को किडनी फेलियर है तो उसकी बॉडी में क्या कहते हैं, उसको किस चीज़ की डिफिशियंसी होगी, तो एरिथ्रोपोइटिन की डिफिशियंसी होगी, जिस कारण से उसको अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स होते हैं जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से सिक्रेट होते हैं, वैसे मैं इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, कॉलिसिस्टोकाइनिन हो गया और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हो गया। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर एक्ट करेगा, स्टमक के, ठीक है, और वो क्या करवाएगा, हमारा HCl सिक्रेट करवाएगा, ऑक्जेंटिक सल्सर पेप्सिनोजन सिक्रेट करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, हमारे सिक्रेटिन जो होता है वो क्या करवाएगा, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करवाएगा, और पैंक्रियाटिक जूस जो होगा वो कौन सा वाला सिक्रेट करवाएगा, जिसमें अच्छा खासा पानी और बेस हो, बाइकार्बोनेट आयंस हो। कॉलिसिस्टोकाइनिन जो होगा, कॉलिसिस्टोकाइनिन नाम से लिए कॉली मतलब ये गॉल ब्लैडर पर जाकर के एक्ट करेगा, पैंक्रियास गॉल ब्लैडर पर एक्ट करेगा और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स निकालेगा और बाइल जूस निकालेगा, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नाम से क्लियर है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी मतलब पेट को रोकने वाला, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिक सेक्रेशन को और मोटिलिटी को कम करवाएगा। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स भी कुछ सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग जगहों से। ये ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं, रिजनरेशन करवाते हैं। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हार्मोन किस तरह से एक्ट करते हैं। तो देखो हार्मोन को एक्ट करने के लिए हार्मोन हमारे सेल के ऊपर लगा हुआ होता है रिसेप्टर। से फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरी बॉडी में मान लो ईस्ट्रोजन सिक्रेट हुआ, ठीक है, किसी फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन सिक्रेट हो, चलो मान लो मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हुआ, और टेस्टोस्टेरोन का काम है कि मान लो वो मेरी बोन ग्रोथ करवाएगा। तो अब टेस्टोस्टेरोन जाकर के बोन पर जाकर के जब जुड़ेगा और बोन पे ग्रोथ करवाने के लिए बोन के ऊपर कोई रिसेप्टर भी तो होना चाहिए जहाँ जाके टेस्टोस्टेरोन जुड़े, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन को जहाँ पर जाके जुड़ना है वहाँ पर उसके लिए रिसेप्टर होना चाहिए स्पेसिफिक। तो जिस तरह से एक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, उसी तरह हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो रिसेप्टर होता है वो हमारे क्या हो जाएगा, उस स्पेसिफिक सेल के ऊपर लगा हुआ होगा। मान लो कोई हार्मोन है और उस हार्मोन से मुझे अपने लिवर पे काम करवाना है, तो लिवर पे उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर लगा होना चाहिए। अब अगर मान लो कोई हार्मोन है वो लिवर पे जाके काम करता, हार्ट पे जाके काम नहीं करता, तो क्योंकि लिवर पे उसके लिए रिसेप्टर लगा हुआ है उस हार्मोन के लिए, हार्ट पे उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर नहीं लगा हुआ, तो जिस ऑर्गन पर जाकर के हार्मोन को काम करना है उस ऑर्गन के पास उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर। अब आप सुनो रिसेप्टर कहाँ कहाँ लगे हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक सेल है, उस सेल के पास रिसेप्टर दो जगह पे लगे हो सकते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर लगे हुए होंगे, ठीक है, या फिर सेल के अंदर लगे हुए होंगे।
वो हार्मोन रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं बाहर के साइड पर, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। हमारे पास कोई सेल वॉल तो होती नहीं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर लगे होते हैं उनको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हरदम 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 और हरदम प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं और किसी अमीनो एसिड के भी बने हो सकते हैं और वो स्टेरॉइड के भी बने हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन जो हमारे हार्मोन रिसेप्टर होते हैं वो हरदम और हरदम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो जो रिसेप्टर हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होंगे उसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर जो सेल के अंदर लगे हुए होते हैं, और सेल के अंदर भी मोस्टली कहाँ पर लगे हुए होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के ऊपर, तो उनको अपन बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर। जब हमारा हार्मोन रिसेप्टर से जाकर के जुड़ता है तो उससे बन जाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और हर रिसेप्टर जो होता है वो सिर्फ उस हार्मोन के लिए ही होता है। जैसा हमारे एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, ऐसे हर एक रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है, या हम कहें तो हार्मोन जो होता है जाकर के सिर्फ अपने रिसेप्टर पर ही जुड़ता है, और जब वो हार्मोन जो होता है रिसेप्टर पर जुड़ता है तब जाकर के वो काम करवा पाता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन करवा पाता है। अब देखो हार्मोन्स जो होते हैं वो 4 तरीके के हो सकते हैं, या तो प्रोटीन के बने होंगे, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, बात एक ही है, या फिर ठीक है, तो इसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि मैक्सिमम जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे पेप्टाइड होते हैं या प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आपको याद क्या करना है, देखो स्टेरॉइड हार्मोन, देखो जितने भी हार्मोन जिनके पीछे ओन लगा हो या ऑल लगा हो, जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, आपका एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, ठीक है, ये जितने भी हार्मोन होते हैं जिनके पीछे ओन लगा है या ऑल लगा है, ये सारे स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉइड होते हैं। एल्डोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन जो होते हैं हमारे स्टेरॉइडल होते हैं। इसके अलावा आइडोथायरोनिन, तो थायरॉइड से नाम आ जाएगा थायरॉइड, तो आइडोथायरोनिन से कौन बन जाता है, कौन सा हार्मोन बनता है हमारा, थायरॉइड हार्मोन। इसके अलावा अमीनो एसिड डेरिवेटिव जो केवल अमीनो एसिड से डराइव हुआ हो वो हार्मोन है हमारा एपिनेफ्रिन। केवल एक हार्मोन आपको याद रखना है एपिनेफ्रिन, जो कि अमीनो एसिड से डराइव हुआ है। आइडोथायरोनिन वाला आपको देखते ही नाम ध्यान आ जाएगा कि इससे थायरॉइड बन रहा है, और स्टेरॉइड के लिए हार्मोन होते हैं जिन सब के पीछे ओल या ओन लगा हुआ हो। इसके अलावा बचे हुए जितने भी हार्मोन हैं बॉडी में, चाहे कोई सा भी हार्मोन हो, आपका प्रोलैक्टिन हो, ऑक्सीटोसिन हो, एफएसएच हो, एलएच हो, आपका इंसुलिन हो, ग्लूकागन हो, पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सारे जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स होते हैं हमारे प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कोई हार्मोन है, उसके अपन बात करते हैं। अब देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ। 2 तरह के रिसेप्टर हमने देखे थे। एक तरह का रिसेप्टर वो होता है जो हमारे मेम्ब्रेन पे लगा हुआ होता है, उसको अपन मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं, और दूसरे तरह का रिसेप्टर वो होता है जो सेल के अंदर लगा हुआ हो न्यूक्लियस पे, उसको अपन न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं। पहले अपन बात करते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर की। ये देखो ये है ओवरी, ये है ओवरी, ओवरियन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ हमारा रिसेप्टर कौन सा, मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब मान लो एक हार्मोन आया हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। हमको पता है एफएसएच का काम क्या होता है, एफएसएच जो होता है ओवरी को स्टिमुलेट करता है ताकि ग्रेफिन फॉलिकल को डेवलप किया जा सके और अल्टीमेटली हमारा ओवम जो है रिलीज़ कर दिया जा सके। तो ये एफएसएच आया और एफएसएच आकर के मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर लग गया। अब ये एफएसएच जो था ये एक संदेशा लेकर के आया था ऊपर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो ये कहला गया प्राइमरी मैसेंजर, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा कहला गया प्राइमरी मैसेंजर, क्योंकि ये हमारा संदेशा लेकर के आया था, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एफएसएच अंदर तो जा नहीं सकता, तो एफएसएच ने जो रिस्पांस क्रिएट किया उससे बना हमारा सेकेंडरी मैसेंजर। अब इसका संदेशा लेकर के ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये आगे जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी मैसेंजर हमारा साइक्लिक एएमपी हो सकता है। एएमपी मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जैसा हमारा एटीपी होता है ना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसी एक साइक्लिक एएमपी। आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि साइक्लिक एएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है। या फिर कैल्शियम, कैल्शियम भी एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह यहाँ काम कर सकता है। वो जाएगा और जितने भी चेंजेस क्रिएट करने हैं, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करवा के, जितने भी फिजियोलॉजिकल जो भी रिस्पॉन्स करवाना है, हमको ओवरी की ग्रोथ करवानी है, ओवरियन फॉलिकल की ग्रोथ करनी है, जो भी हमको चेंजेस करने हैं वो कर देगा। मतलब एफएसएच था हमारा प्राइमरी मैसेंजर, वो मैसेज लेकर के आया, रिसेप्टर पे आके जुड़ा, और इस रिसेप्टर से हमारा सेकेंडरी ये जो रिस्पॉन्स आया उससे एक सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट हुआ सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि एफएसएच तो बाहर ही रह गया। ये हमारा जो सेकेंडरी मैसेंजर था ये अंदर था, साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम, और इसने जाकर के जो भी काम करवाना था वो करवा दिया, ठीक है। देखो अब दूसरी तरह का रिसेप्टर होता है हमारा क्या, जो सेल के अंदर लगा हुआ हो न्यूक्लियस पे। तो ये देखना, अब जैसे हमारा ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन मैंने आपको बताया था, इसके ये क्या हो गया हमारे, ये स्टेरॉइडल हार्मोन हो गया, ठीक है। तो ये स्टेरॉइडल हार्मोन जो है ये क्या करेगा, ये यूट्रस में आया, ठीक है। ये यूट्रस के सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली ईस्ट्रोजन यूट्रस में करवाता क्या है, तो यूट्रस के सेल्स की ग्रोथ करवाता है ईस्ट्रोजन।
तो ईस्ट्रोजन जो है उसको मेम्ब्रेन के ऊपर कोई किसी रिसेप्टर पर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सीधा ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया। क्योंकि स्टेरॉइड जो होते हैं, स्टेरॉइड बना होता है फैट का और मेम्ब्रेन भी होती है फैट की बनी हुई, तो ये जो है फैट ये सीधा हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया। ये इसकी साइज़ छोटी होती है, सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया और पहुँच गया सेल के अंदर। सेल के अंदर पहुँचा और ये कहाँ जाकर जुड़ गया, न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर लगा था, न्यूक्लियस के रिसेप्टर पर जाकर के जुड़ गया। इससे बन गया हमारा रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है हमारा। तो इसने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए था ना, क्रोमोसोम था, वहाँ पर जाकर के उस डीएनए से इसने बनवाया प्रोटीन, और वो जो प्रोटीन होगा वो बेसिकली क्या करवाएगा, वो सारे रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर देगा जो हमको उस हार्मोन से करवाने थे। मतलब ईस्ट्रोजन आया सीधे अंदर आकर के न्यूक्लियस के रिसेप्टर के ऊपर जुड़ गया, फिर न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए रखा था, डीएनए से जो भी प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन बना, और जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आना था वो आ गया। मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं हार्मोन की बात करूँ तो यहाँ पर स्टेरॉइडल हार्मोन कोई सा भी हो सकता है, ईस्ट्रोजन भी हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा हमारा एल्डोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, कोई सा भी हार्मोन हो गया, वो अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स पर जाकर के इस तरह से ही काम करते हैं, सीधे मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पर हम यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इसलिए ईस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं। कोई और ऑर्गन होता जहाँ पर स्टेरॉइडल हार्मोन का काम करना होता तो वहाँ हम उस हार्मोन की बात कर रहे होते। इसी तरह से जितने भी हमारे प्रोटीन हार्मोन होते हैं, LH, FSH, हमारे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे हमारे मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे काम करते हैं। तो ये हो गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा कंप्लीट हो गया, और मैंने हर एक पॉइंट कवर कर लिया। अब मैं करवाऊँगा इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।